हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम यहाँ पे बात करेंगे कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग सत्ता की साझेदारी के बारे में ही बात कर रहे थे। तो सबसे पहले हमने दो कथाएं पढ़ी, दैट मीन्स दो कहानियां पढ़ी, कुछ भी समझ लीजिए आप, ठीक है। तो जिसमें हमने श्रीलंका के बारे में देखा और किसके बारे में, बेल्जियम के बारे में। वहाँ दोनों में ही हमने डिफरेंसेस देखे कि एक किस तरीके से मतलब क्या अपना जो भी उसका अपनाता है कि हमें क्या करना चाहिए किसी भी मतलब अपने देश की एकता बनाए रखने के लिए, और दूसरा किस तरीके से अपनाता है, राइट। तो एक में गृह युद्ध छिड़ जाता है लेकिन दूसरा सुधार कर लेता है, और दूसरे में शांति से पूरा उसका जो भी शासन व्यवस्था है वो लागू होने लगती, चलने लगती है। तो यहाँ पे हमने दोनों का ही देखा कि कैसे एक की बात, यानी कि देश में एक के मन में भी मतभेद है तो कहीं ना कहीं वो एक विकराल रूप धारण कर सकता है आने वाली स्थितियों में। तो उसके बारे में हमने देखा, और इसीलिए हम समझ भी गए हैं कि सत्ता की साझेदारी हमें जरूरी क्यों होती है। और मैंने आपको बोला भी था कि आपको इसका आंसर देना है, बट आप में से शायद किसी ने अभी तक दिए नहीं है, या मैं ये समझूं कि ये चैप्टर ही आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसमें आप लोग जो फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट है उसको पहले और भी बेहतर तरीके से देखिए, देन इसकी जो कहानी है उसको समझिए, जो बेल्जियम में बात की गई और जो श्रीलंका में बात की गई, कि किस तरीके से वहाँ पे जो लैंग्वेज के आधार पे था बेल्जियम में कि फ्रेंच एंड डच, तो अल्पसंख्यक बहुसंख्यक में। तो यदि बहुसंख्यक का प्रभुत्व रहता है तो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक वर्ग जो है वो पीछे रह जाएगा, राइट। और सेम यही कंडीशन श्रीलंका में होती है, और श्रीलंका में भी जो वहाँ के मूल निवासी तमिल थे या कुछ भारत से भी गए हुए थे, और कुछ उनका सिंघली वर्ग का था, ठीक है। तो उनमें से दोनों में ही क्या था, मतभेद था, यही अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक को लेके। और हमने मैप के थ्रू उसको बात भी की थी, देखे भी थे कि किस तरीके से, यानी कि यहाँ पे बहुसंख्यक है और कहाँ अल्पसंख्यक है, ठीक है। तो उनके बारे में हम लोग, यहाँ पे ये मैप है श्रीलंका का, और यहाँ पे हमने देखा था कि ये सिंघली वाला है, ये कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि ये बहुसंख्यक थे, और अपना वर्चस्व बनाने के लिए इन्होंने क्या किया कि अपनी तानाशाही वाली व्यवस्था वही अपनाने लगे कि हम इनको कुछ नहीं देंगे, जो भी है मतलब उनके लिए सब कुछ, स्कूल कॉलेज जितनी भी सुविधाएं थी कहीं ना कहीं वो लोग बंद करने वाले थे, ठीक है, बंद ही कर दिए थे मान के चलिए। और उन्होंने क्या किया कि अपनी अलग पार्टी बनाने पर उन्हें मजबूर होना पड़ा, गृह युद्ध करना पड़ा, और उसका जो परिणाम हुआ कहीं ना कहीं वो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, हर एक एंगल से विनाशकारी ही साबित हुआ, ठीक है। तो इसलिए, और वहाँ पे वहीं हम बेल्जियम की बात करें तो एक सराहनीय स्थिति कि उन्होंने समय रहते ही अच्छा कदम उठा लिया, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। तो क्यों जरूरी, क्योंकि यदि एक वर्ग सामने आता है तो दूसरे वर्ग को वो हमेशा दबाता रहेगा, इसलिए साझेदारी होना बहुत जरूरी है। इस चैप्टर को पढ़ेंगे, ओवरऑल यही निकलने वाला है। तो इसलिए यहाँ पे बस इतना आपको बताना था कि यहाँ पे जो बहुसंख्यक वर्चस्व है वो उसका प्रभुत्व और अधिक ना बढ़ने पाए, इसलिए यानी कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ और अधिक ये ना बढ़ जाए इनका प्रभुत्व, इसलिए हमें सत्ता की साझेदारी लाना बहुत जरूरी है, ठीक है। बस इतने में ही आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, और इसका आंसर भी यही एक हिसाब से आप कह सकते हैं, ठीक है। कोई महाभारत इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद अब हम इसको समझते हैं कि इसमें क्या समझाया गया है। ये तो मैंने जो जितना समझा जहाँ तक उसकी बात की है। अब इसमें है कि इस प्रकार क्या होता है कि सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तरह के तर्क दिए जा सकते हैं, और मतलब इसमें दो तरह के तर्क हो सकते हैं। तो क्या क्या हो सकते हैं, तो फर्स्ट की बात करें हम, तो सत्ता का बंटवारा ठीक है, क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो पहलुओं में बात की जा रही है, एक तो सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। तो यदि हम इसकी सकारात्मक स्थिति की देखें तो इसकी जो ये अपनाया जा रहा काफ़ी बेटर है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो टकराव की स्थिति होगी सामाजिक रूप से, ठीक है, वो काफ़ी बेटर हो जाएगी। उसका अंदेशा जो भी है कि मतलब हमेशा डर बना रहेगा कि कभी भी विद्रोह कर सकते हैं, वो डर हमारा कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा। चूँकि क्या होता है कि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर क्या होता है, अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, ठीक है। यानी कि ऑब्वियस है कि जब हमारे समाज में क्या होगा, असंतोष व्याप्त होगा, तो वो आगे चल के अहिंसा का रूप लेगी ही, जब
प्यार से कोई नहीं समझेगा तो फिर उसके लिए दूसरा रास्ता मजबूरन अपनाना ही पड़ता है। देन उसके बाद यहाँ पे यदि हम बात करें तो क्या आता है कि इसलिए सत्ता में हिस्सा देने मतलब दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। यानी कि राजनीति, एक एक पॉइंट को समझिएगा, यहाँ पे अच्छा है तो किस एंगल पे अच्छा है, बुरा है तो किस एंगल पे, हम एक एंगल को नहीं देख के बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें राजनीतिक एंगल से हम बात करें कि राजनीतिक व्यवस्था के हिसाब से काफ़ी बेटर है, ठीक है, कि हमें दे देना चाहिए। और बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तत्कालिक और मतलब तत्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है। तो इसमें क्या बात की गई कि जो बहुसंख्यक कम्युनिटी है तो इनकी इच्छा को बाकी सभी पर थोपना कुछ समय के लिए या उस टाइम के लिए लाभकारी लग सकता है, पर आगे चलकर यह देश की अखंडता के विरुद्ध भी हो सकता है, ठीक है। यदि जो कि हमारी देश की अखंडता की हम बात करते हैं तो अखंडता के लिए घातक हो सकता है कि एक ही का वर्चस्व रहेगा तो कहीं ना कहीं हमें अपने मन में भी आने लगता है कि नहीं, हम बिल्कुल अब यहाँ के राजा ही हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं। और जब वो मैं वाला वर्ड आ जाता है कि मैं ही हूँ जो कुछ हूँ, तो वहाँ पे ये काफ़ी ईगो भरा वर्ड होता है, ठीक है। तो वहाँ पे फिर बस मैं का देखा जाता है, हम का नहीं देखा जाता। इसलिए क्या होता है कि कहीं ना कहीं ये काफ़ी घातक हो सकता है हमारी देश की अखंडता एकता के लिए, ठीक है। जो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो वहाँ पे और बहुसंख्यकों का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी पैदा नहीं करता, अक्सर यह बहुसंख्यकों के लिए भी बर्बादी का कारण बन जाता है, ठीक है। जैसे हमने देखा कि श्रीलंका वाले यदि मान जाते तो वहाँ पे बहुसंख्यक भी बने रहते, जैसे बेल्जियम में हुआ कि उनको हमने अधिकार दे दिया, हमारी सत्ता बनी रह गई, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने नहीं माना, उन्होंने अपनी पार्टियां अलग बनाई। जब पार्टियां अलग बनाई तो उनका भी नुकसान होना, अपना भी वो सर्वनाश करने पे धुल जाते हैं फिर, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। और इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है, और वह बात क्या होती है, वह मतलब कि ज़्यादा गहरी है। सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है, ठीक है। यानी कि सत्ता की जो साझेदारी है लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है इसमें। और लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत है और उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी ढर्रे पर रहें। और मतलब कि जो भी है कि सत्ता को बांटा जाए और वो लोग अपना अपना जो भी उनका दायित्व है निभाएं। इसलिए क्या होता है कि वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि मतलब इसमें भागीदारी की हम बात करते हैं तो इसमें है कि यहाँ पे वैध सरकार वही है, यानी कि एक लीगल सरकार, ठीक है, वही है जिसमें क्या होता है, या वैलिड गवर्नमेंट की बात करें जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं, ठीक है। तो इसमें सभी समूहों को जुड़ना अनिवार्य होता है। और इसके दो तर्कों में से एक को हम व्यक्तिपरक और दूसरे को नैतिक तर्क कह सकते हैं। युक्तिपरक, सॉरी यहाँ पे युक्तिपरक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि जो इसका एक तर्क है तो युक्तिपरक हो सकता है और दूसरे को हम नैतिक तर्क कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि हम नैतिक तर्क की या एथिकल जो भी हमारा तर्क है कि किस तरीके से कर सकते हैं उसको कह सकते हैं। और युक्तिपरक या समझदारी का तर्क लाभकर परिणामों पर जोर देता है, जबकि नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को बताता है। यानी कि इन दोनों तर्कों में भी क्या है, थोड़ा बहुत अंतर हमें देखने को मिलता है। और उसके बाद आता है हमारा खलील की उलझन, ठीक है। इसकी बात करें यदि हम तो यहाँ पे सबसे पहले सत्ता की साझेदारी के रूप को समझने से पहले इसकी बात कर ही लेते हैं कि किस तरीके से जो भी खलील की उलझन है। तो इसमें होता क्या है कि जैसा कि होता आया है कि कई बार इस बार भी विक्रम रात की खामोशी में अपनी मोटरसाइकिल चलाए जा रहा था, ठीक है, और बेताल उसकी पीठ पर बैठा था। हमेशा की तरह इस बार भी यह सोच कर कि कहीं विक्रम को नींद ना आ जाए, बेताल ने कहानी सुनाना शुरू किया। कुछ कहानी इस प्रकार थी, ठीक है। आपने विक्रम और बेताल के बारे में देखा होगा, एक टीवी
चैनल है, मुझे उसका शायद बिग मैजिक है, कुछ ऐसे है मतलब कोई भी दंगल बिग मैजिक कहीं पे है, पहले आता था, ठीक है। तो उसमें विक्रम और बेताल की जो आता था, तो बेताल कहानी सुनाता रहता था। बेताल एक प्रेत टाइप का था, ठीक है। यानी कि वो मान लो इधर विक्रम है, ये विक्रम चल रहा है, इसके कंधे पे ये इधर लटका हुआ, ठीक है। लटका हुआ, इसके पीछे का जो पोर्शन था, पैर और कुछ दिखते नहीं थे, बस इसका सिर बस दिखता था। विक्रम को ये कहानियां सुनाता रहता था। तो उस कहानी में एक कहानी ये सुनाता है, और ये कहानी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए पढ़ना यहाँ पे जरूरी है। थोड़ा विक्रम बेताल के बारे में भी आपको बताना जरूरी था, ठीक है। तो यदि आप में से कोई भी देखे होंगे, गलती से भी नज़र पड़ गई होगी, तो आपको वो याद आ रहा होगा। अब इसमें होता क्या है कि बेहतर शहर में खलील नाम का एक आदमी रहा करता था, ठीक है। सॉरी, बेरूत शहर में क्या रहता था कि खलील नाम का एक आदमी रहता था। कहानी को ध्यान से समझिएगा। एनसीईआरटी हमारी कहानियां ही सुनाती है, और कहानियों के माध्यम से वो हमें बहुत बड़ी बड़ी बातें बता जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बेरूत शहर में खलील नाम का एक आदमी रहता है, और उसके माँ बाप अलग अलग समुदाय के थे। यानी कि मम्मी उसकी अलग कम्युनिटी के से थी, और पापा अलग कम्युनिटी के थे, ठीक है। और उसके पिता ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे, तो माँ सुन्नी मुसलमान थी, ठीक है। यानी कि उसके पिता क्या थे, एक ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे, और माँ सुन्नी मुसलमान थी। मैंने आपको बताया था कि हमारे देश में ये जो धर्म, हमारे ही देश में क्या कई कंट्रियां ऐसी हैं, कुछ कंट्रियों में तो और भी बदतर व्यवस्था है वहाँ की धर्म की स्थिति को लेके, ठीक है। तो अभी कुछ ही समय पहले न्यूज में आया था कि एक कार्टून दिखाने पर स्कूल में उस टीचर को की हत्या कर दी जाती है कि धर्म के खिलाफ है। तो ऐसी ऐसी स्थितियां भी हैं। हम तो अपने देश में एक धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, माने या ना माने, लेकिन धर्मनिरपेक्ष देश हमारा है, ठीक है। लेकिन कुछ कंट्रियां तो ऐसी है जहाँ पे कि बिल्कुल खुलेआम धर्म को माना जाता है, पालन किया जाता है, धर्म के लिए लोगों की जान ले ली जाती है, जान दे दी जाती है। मतलब इतना वहाँ पे धर्म को प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है। तो इसमें भी दोनों ही क्या थे, अलग अलग थे। अब यहाँ पे भी जो भी ऑर्थोडॉक्स, जैसे हिंदू में भी ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र होते हैं, वैसे मुसलमानों में भी सुन्नी होते हैं, शिया होते हैं, ठीक है। और इनके अंदर भी कई सारे मुसलमान कई टाइप्स के होते हैं। तो आप में से जो भी होंगे, मुझे उतना आइडिया नहीं है, लेकिन आप में से जो भी होंगे उनको पता होगा कि किस किस कैटेगरी के होते हैं, ठीक है। क्योंकि जातियों के अंदर जाति बटी होती है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो माँ क्या थी, सुन्नी मुसलमान थी, और ये ऑर्थोडॉक्स के ईसाई थे, ठीक है। आधुनिक शहर के लिए यह कोई अनूठी बात ना थी। लेबनान में अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे, और राजधानी बेरूत में भी बस जाते थे, ठीक है। यानी कि लेबनान जो है, आपको देखना है कि वो किस महाद्वीप का शहर है, ठीक है। सबसे पहले आपकी ये जिम्मेदारी है, और आज का होमवर्क भी है। और प्लीज़ आप लोग जो मैं बोलती हूँ उसको थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं रहता, जितना भी रहता उसको पालन कर लिया करिए, आप लोगों के लिए बेहतर होगा। ना तो मुझे दिखता है ब्लाइंडली पढ़ा रही हूँ मैं, ठीक है। मुझे दिखता नहीं कि आप सुन भी रहे हो, या वीडियो चला के सो रहे हो, या क्या कर रहे हो, वीडियो चला के गाना भी सुन रहे हो, इधर मैं भी बकबकाते जा रही हूँ, तो वो मुझे नहीं दिखता। लेकिन आप अपने साथ हमारी जो जिम्मेदारी है हम पूरा कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों की भी थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। कभी भी मांगेंगे तो आप थप्पड़ मार दीजिएगा, लेकिन हाँ, आपकी मेहनत ज़रूर चाहिए हमें। तो यदि आप लोग मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे मेहनत का कुछ मतलब आउटपुट आ रहा है, ठीक है। अदरवाइज वही है कि बस ना तो आप दिख रहे हो, हम बोलते जा रहे हैं, आप सुन भी रहे हो, समझ भी पा रहे हो कि नहीं। और हमेशा आपसे बोला जाता है कि जो भी चीज़ें नहीं, ऐसा मत समझिए कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या कुछ भी है। ये अब दौर आने वाला है जहाँ पे कि सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ऐसा कुछ मत समझिए, बस हमें अपनी मंजिल दिखनी चाहिए, हमें यूपीएससी दिखना चाहिए, और लवासना दिखना चाहिए, और वहाँ तक हम किस तरीके से पहुँचेंगे, हमें वो रास्ता ढूंढना है, ठीक है। फिर वो चाहे ऑनलाइन मिले, चाहे ऑफलाइन मिले, चाहे जहाँ भी मिले, चाहे एक जिसको हम सबसे मूर्ख मानते हैं उससे भी हमको उसके बारे में ज्ञान मिल रहा है, हमें बेझिझक ले लेना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम दिल्ली के मुखर्जी नगर में जाके पढ़ेंगे तभी हमारी यूपीएससी की प्रिपरेशन हो पाएगी। और जो ये सोचते हैं वो ये मान के चलिए कि पहले आप लाख, 1.5 लाख, 10 लाख जितना भी रुपए है रखिए, उसके बाद भी आपका कुछ नहीं होने वाला है। 4-5 साल भी अपने लिए निकाल के रखिए, फिर भी नहीं होने वाला है, और ये सच्चाई है, ठीक है।
क्योंकि आप अभी का टाइम गंवा रहे हो, अभी जब कुछ खुलने वाला नहीं है, तो इस टाइम पे आप वेस्ट मत करिए। तो ध्यान से सुनिए। और हाँ, कुछ लोगों को लगता है कि वीडियोज काफ़ी लंबे हो जाते हैं, तो आई एम रियली सॉरी, बट वीडियो लंबे होंगे ही, क्योंकि बातें समझानी पड़ती है। ये कोई कॉमेडी नहीं है, ये टिकटॉक के वीडियो नहीं बनाए जाते हैं जहाँ पे हम 5 मिनट पढ़ के निकल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके धैर्य की भी परीक्षा होती है, इसलिए यदि आपको सच में करना है, जिन्हें नहीं करना मैं उनके लिए फोर्स नहीं करूँगी, लेकिन जो सच में सीरियस होंगे वो छोड़ के क्लास को अधूरे में जाएंगे भी नहीं। कुछ लोगों को बीच बीच में कॉमेडी पसंद होती है, तो कॉमेडी ठीक है, हाँ आती है जहाँ पे करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो तब तक पढ़ाई कर रहे हैं, जब तक तब तक सारी दुनिया से मोह माया छोड़ देनी चाहिए, ठीक है। सो अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं। तो ये कहानी जो है, इस कहानी में हम बात कर रहे थे मतलब जो भी लेबनान शहर की, तो इसको आप लोग मैप में देख लीजिएगा। और उसके बाद है कि लेबनान की राजधानी जो है वो बेरूत है, ठीक है। वहाँ पे बस जाते हैं, वे साथ रहते हैं दोनों ही। अब ऑब्वियस है कि उनकी शादी हुई है, साथ ही रहेंगे, ठीक है। शादी के साथ रहने के लिए किए हैं, और मेल जोल होता है, मतलब होता था, पर गृह युद्ध में वे एक दूसरे से लड़ते भी थे, ठीक है। खलील का एक चाचा ऐसी ही लड़ाई में मारा गया था, यानी कि वो लोग क्या करते थे कि कभी कभी जब भी गृह युद्ध होते थे वो लड़ते भी थे, और खलील का चाचा था एक, वो मारा जा चुका था। और गृह युद्ध की समाप्ति के बाद लेबनान के सारे नेता साथ मिलकर बैठे और विभिन्न समुदायों के बीच सत्ता के बंटवारे के कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए, ठीक है। अब दोनों अलग अलग कम्युनिटी के हैं। अभी ध्यान दीजिएगा कि बाहर के देश में गृह युद्ध छिड़ा है, अभी घर में भी गृह युद्ध कहीं छिड़ ना जाए, ठीक है। अभी कहानी में समझेंगे छिड़ता है कि नहीं। तो अब दोनों मतलब कि किसके आधार पे, समुदायों के आधार पे कम बांटा जा रहा था, ठीक है। तो सब सहमत हुए, और इन नियमों के अनुसार तय हुआ कि देश का राष्ट्रपति यानी कि मैरोनाइट पंथ का कोई कैथोलिक ही होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अब इनमें भी जो भी उनका था मैरोनाइट पंथ का कोई कैथोलिक होना चाहिए। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट वर्ग आप रूस की फ्रांस की क्रांति वगैरह में पढ़ेंगे इनके बारे में भी। तो वहाँ पे क्या हुआ कि कैथोलिक ही होना चाहिए, और सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री हो सकता है। उप प्रधानमंत्री का पद मतलब कि ऑर्थोडॉक्स ईसाई और संसद के अध्यक्ष का पद सिया मुसलमान के लिए तय किया गया। अब कम्युनिटी के आधार पर सबको अलग अलग पद दिए गए, यानी कि इसमें ध्यान से समझिएगा आप कि यहाँ पे वहाँ का जो राष्ट्रपति है कौन बन सकता है, कैथोलिक धर्म का ही बन सकता है। उपराष्ट्रपति या सॉरी प्रधानमंत्री की बात करें तो सुन्नी, यानी कि सुन्नी मुसलमान ही बन सकता है, जो उसकी मतलब पत्नी थी। और उसके बाद बात करें तो उप प्रधानमंत्री का पद ऑर्थोडॉक्स, यानी कि जो वो व्यक्ति था खलील, तो मतलब ईसाई, और संसद के अध्यक्ष का पद सिया मुसलमान को तय किया गया, ठीक है। और इस समझौते के अनुसार आगे से ईसाई फ्रांस से संरक्षण की मांग नहीं करेंगे, और मुसलमान भी पड़ोसी सीरिया के साथ एकीकरण की मांग तोड़ने पर सहमत हुए, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि जब ईसाइयों और मुसलमानों के बीच यह समझौता हुआ था, तब दोनों की आबादी लगभग बराबर थी, और बाद में मुसलमान स्पष्ट रूप से बहुमत में आ गए, पर दोनों पक्ष अभी भी उस समझौते का आदर करते हुए उसे मान रहे थे, ठीक है। यानी कि उस टाइम पे जब ये समझौता हुआ था, उस टाइम पे हर एक कम्युनिटी के कहीं ना कहीं बराबर दिख रहे थे, तो सबको अधिकार दिया गया, सब राजी भी हुए। लेकिन धीरे धीरे मुसलमानों का जो वर्चस्व था, जो उनकी संख्या थी, वो बढ़ने लगी, ठीक है। लेकिन फिर भी अभी ठीक है, चल रहे हैं। अभी किसी में मतलब किसी के माइंड में एक खुराफाती वाला नहीं आया कि अभी कुछ करना भी है। लेकिन आगे चल के अब देखते हैं क्या होता है कि खलील को इस समझौते में बड़ी गड़बड़ी लगती है, ठीक है। अब वो जो खलील था, ईसाई था, उसको काफी कुछ गड़बड़ियां लगने लगी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वह राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाला लोकप्रिय व्यक्ति है, लेकिन मौजूदा व्यवस्था में रहते वह सबसे बड़े पद पर पहुंच ही नहीं सकता। यानी कि सबसे बड़ा पद तो कैथोलिक को दे दिया गया, राष्ट्रपति का या प्रधानमंत्री सुन्नी मुसलमान को दे दिया गया, ठीक है। आप उपराष्ट्रपति बनो या कुछ और बनो, तो वहां पे इस तरीके से इनको कर दिया गया। अब उसको बड़े पद में पहुंचना था, इच्छाएं उसकी बढ़ने लगी, क्योंकि आपके पास यदि वो एबिलिटी है, योग्यता है आपके अंदर, आपके पास वो हुनर है, तो आप चाहोगे कि हम वहां तक पहुंचे, ठीक है। आपके पास यदि
चंद्रमा में जाने की शौक है आपके पास, वो लगता है कि हम कर सकते हैं, तो आप चाहोगे कि हम वहाँ तक जाएँ। यदि वो जा रहे हैं तो हम भी जाएँ। तो अब यहाँ पे आपके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए कि आप तो जा ही नहीं सकते हो, क्योंकि आप उस धर्म से हो ही नहीं, ठीक है? अब इसके साथ भी यही हुआ। अब उसके बाद क्या हुआ, लेकिन क्या होता है कि मौजूदा व्यवस्था में रहते सबसे बड़े पद पर वो पहुँच ही नहीं सका, और वह ना तो माँ के धर्म को मानता और ना ही पिता को, ठीक है? यानी कि ना तो वो माँ के धर्म को मान रहा था और ना ही पिता के धर्म को मान रहा था, क्योंकि दोनों अलग अलग थे, एक ईसाई थे, एक सुन्नी थे। इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे उसने ना तो माँ के देखा, और असल में क्या होता है कि वह चाहता ही नहीं कि उसे किसी भी धर्म से जोड़कर पहचाना जाए। यानी कि वो क्या चाहता था कि उसे किसी भी धर्म से जोड़ा ना जाए, या कि उसे किसी भी धर्म से पहचाना ना जाए, ठीक है? और उसके बाद क्या है कि उसे समझ में नहीं आता कि लेबनान भी अन्य सामान्य लोकतंत्रों की तरह क्यों नहीं चलता। उसका कहना है कि सिर्फ चुनाव कराइए, हर किसी को चुनाव लड़ने की आज़ादी दीजिए, और जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिले वह राष्ट्रपति बन जाए, भले ही वह किसी समुदाय का हो। लेकिन उसके जिन बड़े बुजुर्गों ने गृह युद्ध देखा है, उनका कहना है कि मौजूदा व्यवस्था ही शांति की सबसे अच्छी गारंटी है, ठीक है? यानी कि जो मतलब गृह युद्ध को देखे हैं बड़े बुजुर्ग, तो वो कहेंगे यही कि मतलब ये जो सिस्टम चल रहा है, जैसे अभी हम लोग अपने देश की बात करें तो यहाँ पे कुछ अभी हम लोगों का सोच हो सकता है कि हमें ये धर्म वगैरह जो भी चल रहा है बदलना चाहिए, लेकिन बुजुर्गों की दृष्टि से देखें तो वो आज भी अपने अपने धर्म को मानने के लिए जी जान लगा सकते हैं, मर जाएंगे लेकिन अपने धर्म को वो नहीं छोड़ने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि उस टाइम पे जो उन्होंने देखा, जिस तरीके से उन्होंने किया, अपने धर्म को पाने के लिए जितना उन्होंने संघर्ष किया, अपने अधिकार को पाने के लिए जितना उन्होंने संघर्ष किया, उनके द्वारा किया गया, वो तो हमने नहीं देखा, ठीक है? हम चाहते हैं कि हम किसी भी धर्म के नाम से ना पहचाने जाएँ। हम में सिर्फ़ एक होना चाहिए कि हम जिससे भी मतलब चाहते हैं, जिसको भी चाहते हैं वहाँ जाएँ, जो चाहते हैं वो करें। लेकिन वहाँ पे जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो जो देख चुके हैं, उस स्थिति से आ चुके हैं, तो वो नहीं चाहेंगे कि आने वाला फिर से समय उसी स्थिति में बदल जाए, ठीक है? तो वो जो देखे हुए थे, तो बड़े बुजुर्गों ने जो गृह युद्ध देखा था कि किस तरीके से वहाँ पे आपस में ही लोग लड़ रहे थे और फिर समझौता हुआ, उसके बाद तो कंडीशन सुधरी थी। अब यदि वहाँ पे मौजूदा व्यवस्था जो थी वो उन्हें क्या लगती थी, काफ़ी अच्छी लगती थी कि चलो ठीक है, जैसा चल रहा है आप चलने दो, और जो भी है शांति तो है कम से कम, ठीक है? उनको यही लगता था कि चलो इतने समय बाद शांति मिली है, जी लेने दो जितने दिन है, ठीक है? तो उनके लिए बस इतना था। उसके बाद क्या हुआ कि अभी कहानी खत्म भी नहीं हुई थी कि वे टीवी टावर के पास पहुंच गए। यहाँ वे रुक सकते थे। बेताल ने जल्दी से कहानी खत्म की और अपना सवाल विक्रम से पूछा, ठीक है? यानी कि इसमें क्या हुआ कि टीवी टावर के पास वो लोग पहुंच जाते हैं, विक्रम बेताल की कहानी, तो बेताल के द्वारा कहानी सुनाई जा रही थी विक्रम को, ठीक है? उज्जैनिया के जो राजा थे विक्रम, उनको ये सुनाई जा रही थी। तो यहाँ पे आपको पता होगा, हिस्ट्री पढ़े होंगे तो बखूबी आपको पता होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वो विक्रम से सवाल पूछते हैं, अगर आपको लेबनान का कानून फिर से लिखने का अधिकार होता तो आप क्या करते? यही सवाल मैं आपसे कर रही हूँ, ठीक है? आप खुद से करिए कि यदि आपको, जिस तरीके से मैंने आपको एक दिन के लिए पीएम बनाया था, और आई होप कि आप काफ़ी अच्छा फील किए होंगे और काफ़ी सही डिसीजन भी लिए होंगे, ठीक है? उसी तरीके से अब आज इसमें भी है कि आप क्या करो कि लेबनान का कानून फिर से लिखने का अधिकार आपको दिया जा रहा है, ठीक है? आज मैं भी आपको दे रही हूँ कि आप लेबनान में हो, मान के चलिए। कहानी आप समझ चुके हैं, और कहानी नहीं समझे तो एक बार फिर से वीडियोज को देखिएगा, और उसके बाद ठीक है, तो वहाँ पे क्या करना है कि लेबनान का कानून आपको लिखने का राइट दिया जाता है, तो वहाँ पे आप क्या करते? क्योंकि जब जो हमारा, यदि हम बात करें, खलील थी, उसकी सोच थी कि हम किसी धर्म में ना मिले, उस टाइम जो कंडीशंस थी, इस तरीके से बांटा गया, क्या सही है? और आप किस तरीके से उसको अब इस टाइम पे कैसे करते, ठीक है? क्या आप पुरानी व्यवस्था ही चलने देते या आप कुछ नया करते? यानी कि जो पुरानी व्यवस्था चल रही थी उस टाइम की वो नीड थी, हमेशा हमें याद रखना है कि वो उस टाइम की नीड थी, जिस टाइम ये व्यवस्था तत्कालीन समय की नीड। आज की आवश्यकता हमारी कुछ दूसरी है, हमें आज कुछ और चाहिए। हम
पहले एक जो आता था ना चिट्ठी, जो भी तार वगैरह होता था, हम उससे खुश हो जाते थे, कबूतर ही हमारा संदेशा ले जाता था। लेकिन आज तो मिनटों में हमें वो क्या एसएमएस करते हैं, और उसका रिप्लाई यदि सीन करके कोई एसएमएस का रिप्लाई नहीं देता तो हमारा पारा ना पता नहीं कितने डिग्री का बढ़ जाता है। ठीक है, कि तुमने इसमें सीन किया, रिप्लाई नहीं दिया, बिकॉज हमें व्हाट्सअप बता देता है, फेसबुक बता देता है कि इसमें हमारा सीन किया जा चुका है। ठीक है, तो हमें अब क्या है, तुरंत एसएमएस देखने के आदी हो चुके हैं। पहले महीनों वेट करना पड़ता था, एक चिट्ठी भेजा जाता था, वो चिट्ठी पहले पहुंचती थी 1 महीने बाद, उस चिट्ठी को पहुंचने के बाद कहीं गांव में जाके किसी एक विद्वान व्यक्ति से पढ़ाया जाता था, उसके बाद यहाँ महीनों बाद फिर उसका रिप्लाई आता था, और कोई खत्म हो जाए तो उसकी तेरही बरखी जो भी होती थी सारी कुछ हो जाती थी, उसके बाद उसका लड़का नाती पोता जो भी बाहर रहता था वो यहाँ पे पहुंच पाता था। ठीक है, लेकिन आज मिनटों का काम सेकंडों में हो रहा है। ठीक है, और हमारी वो आदत बन चुकी है, आज हमें आदत नहीं है कि हम 1 घंटा किसी का रिप्लाई का वेट करें, कि अब हम किसी से चैट कर रहे हैं और कोई कहीं और बिजी है, हमारा पारा गर्म हो जाता है, भैया बात करनी है तो करनी, सीधे मना कर, नहीं करनी है ठीक है, टाइम नहीं है। तो इसलिए हमारी आदत अब कुछ एक्स्ट्रा बढ़ चुकी है। पहले हम साइकिल में खुश रहते थे, बैलगाड़ी में ही खुश रहते थे, लेकिन आज हमें कार चाहिए, हम बैलगाड़ी में खुश नहीं रह सकते हैं, ये हमारी नीड है। ठीक है, और इससे कोई हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें सोच के आपको लेबनान का संविधान लिखना है। कहानी आप पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, उस टाइम की स्थिति जो थी वहाँ पे सही था, लेकिन अब क्या करेंगे आप, लोकतांत्रिक कंट्री ये भी है, यहाँ पे आप क्या करने वाले हैं, किस तरीके से इसके संविधान का निर्माण करेंगे, वो आप सोचेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि बेताल विक्रम और अपने बीच हुए समझौते को दोहराना नहीं भूला। अगर आपके दिमाग में स्पष्ट जवाब है और आप फिर भी नहीं बताते तो आपकी मोटरसाइकिल जमा हो जाएगी और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपके लिए धमकी भी दी जा रही है कि यदि आप नहीं बताते हो तो आपकी मोटरसाइकिल को जमा कर लिया जाएगा और आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और उसके बाद है, क्या आप बेचारे विक्रम को बेताल के सवाल का जवाब देने में मदद कर सकते हैं? तो बिल्कुल, आई कैन डू इट, वी कैन डू इट। ठीक है, हम कर सकते हैं इसको। और इसके लिए आज के लिए आपको मान लीजिए कि लेबनान का सबसे हेड बनाया जा रहा है। ठीक है, आप सभी को, आप सभी अपने अपने ओपिनियन रखिए, कुछ पॉइंट्स में कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताना है कि किस तरीके से आप लोग वहाँ पे 2-4 बातें अच्छी अच्छी, सिर्फ 4 से 5 पॉइंट आपको अच्छी अच्छी लिखनी है कि इस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे जो कि वहाँ की नीड है, उस हिसाब से आप किस तरीके से बनाएंगे। अपने देश की नीड देख के नहीं बनाना है, उधर की नीड देख के बनाना है। ठीक है, तो क्या किस तरीके से आप उसको बनाएंगे और सुधारेंगे। उसके बाद अब हम बात करेंगे इधर सत्ता की साझेदारी के रूप। तो यहाँ पे यदि अब हम आते हैं, लेकिन वो आपको जरूर करना है। और इसके बाद है कि राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आता था, और मतलब आया था, और लंबे समय से ही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार को सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसले लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि इसमें पहले से ये धारणा बनी हुई थी किसी एक व्यक्ति के पास होनी चाहिए, क्योंकि जब ऑब्वियस है कि जब 10-4 लोग होंगे तो उनका ओपिनियन भी अलग अलग होगा, तो मतभेद तो बनेगा ही। तो इसमें बात की जा रही थी कि एक को ही होना चाहिए। खैर, ऐसा अब आगे देखते क्या होता है। तो एक के हाथ में ही रहनी चाहिए। अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसले लेना, उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। ठीक है, यानी कि बिल्कुल रिसेंटली आपको डिसीजन लेना ऑन द स्पॉट कि यहाँ पे करना क्या है। वहाँ पे जब 4 लोगों का मत होगा, जब 4 लोगों का राइट होगा कि इसमें ये चारों लोग ही शामिल होंगे, तो कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो हम क्या करेंगे, हम उसका वेट करेंगे कब वो आएगा। एक ने तो डिसीजन दे दिया, लेकिन हमें दूसरे का डिसीजन लेने का इंतजार रहेगा, फिर तीसरे का रहेगा, चौथे का रहेगा। और इस तरीके से हो सकता है कि किसी व्यक्ति की जान जा रही है, उसे बचाने के लिए इन लोगों की इजाज़त की ज़रूरत है। और यहाँ पे एक ने दे दिया, दूसरे ने कहा नहीं नहीं हम नहीं देंगे,
अब जब दूसरे ने नहीं दिया, तीसरे, अब उसकी हिचकियाँ चल रही हैं, वो खत्म होने वाला है, ठीक है। तो जब दूसरे ने कहा नहीं नहीं हम नहीं देंगे, तो तीसरे ने कहा चलो ठीक है हम कर देते हैं। चौथे ने कहा मुझे थोड़ा थोड़ा डाउट लग रहा, मरने वाला भी है कि नहीं मरने वाला भी है, थोड़ा इसमें कमेटी बिठाई जाए, फिर हम सोचेंगे कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तब तक वो सोचेंगे, तब तक उनका तो काम निकल गया, वो तो स्वर्ग सिधार गए, ठीक है। अब उन चारों में मतभेद बना हुआ है, करेंगे कि नहीं करेंगे। तब तक जो व्यक्ति उनके सामने न्याय के लिए पड़े हुए थे, वो तो चले गए। अब तुम सोचो, फिर उसका निकालो किस तरीके से होगा, कैसे नहीं होगा। और उसमें भी फिर काफ़ी लंबा मरने के बाद भी खींच लेते हैं लोग बाग, ठीक है। तो कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हो सकती हैं जिसमें वही बताया गया कि हम तुरंत फैसला नहीं, क्विक डिसीजन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि उसमें प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता की सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है, ठीक है। यानी कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का क्या है, स्रोत है। कोई भी लोकतांत्रिक कंट्री हो वहाँ पे यही है, सिर्फ एक इंडिया नहीं ले सकते आप। और इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है, और सार्वजनिक नीतियाँ तय करने में सबकी बातें शामिल होती हैं। और इसलिए उसी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाए, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होता है कि अच्छे लोगों को लोकतांत्रिक शासन में, एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में हम बात करें तो समाज के विभिन्न समूह और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है, ठीक है। उचित सम्मान दिया जाता है यहाँ पे। एक अच्छी यदि लोकतांत्रिक कंट्री है वहाँ की बात की जा रही है कि सबको उचित सम्मान दिया जाता है। सार्वजनिक नीतियाँ तय करने में सबकी बातें शामिल होती है, इसलिए उसी लोकतांत्रिक शासन का को अच्छा माना जाता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदारी बनाई जाए या बनाया जाए, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के लिए यहाँ पे ये बात आती है, तो मैं एक और न्यूज़ बताती हूँ। लेटेस्ट न्यूज़ है कि एक नेशनल यूथ पार्लियामेंट जो समारोह है, ठीक है, 2021 का अभी होने वाला है। हर ईयर होता है, प्रत्येक स्टेट से होता है, केंद्र शासित प्रदेश के मेंबर भी इसमें शामिल होते हैं। तो ये आई थिंक नेहरू युवा केंद्र के थ्रू कराया जा रहा है, या तो आपको पता हो, मतलब ऑनलाइन भी आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें कुछ 2-4 टॉपिक हैं, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जो आई है उसमें आपकी राय क्या है, यानी कि जितना भी आया है तो उसमें आपको क्या लगता है कि सरकार को और इसमें थोड़ा चेंजेस करने चाहिए थे, किस सेक्टर में और सुधार करना चाहिए थे। या हम बात करें तो उन्नत भारत की जो हमारी मिशन है उसमें क्या क्या गवर्नमेंट को और बढ़ाना चाहिए और उसके बाद या घटाना चाहिए। उसके बाद हम बात करें तो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है या जैविक कृषि है उसमें क्या क्या इससे करना चाहिए, तो आपको सुझाव देना आपने, ठीक है। 4 से 5 मिनट का रहता है। तो इसमें 3 स्टेज होते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है, और एक होता है स्टेट लेवल का, एक होता है आपका सेंट्रल लेवल का होता है, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर का होता है, नेशनल लेवल का। और वहाँ पे 3 विजेता होते हैं। नेशनल लेवल पे जब आप जाते हो, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट पे सेलेक्ट होते हो, आपका ओपिनियन लगता है कि सरकार के लिए कुछ यूजफुल है, भले ही आप बच्चे हो, कुछ भी हो, डजेंट मैटर, ठीक है। तो वहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो और उसमें क्या कर सकते हो, जिनकी एज 24 साल तक की लिमिट रखी गई है इसमें, जो 24 के अंडर तक हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर उसमें पार्टिसिपेट करिए। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग भी, ऑनलाइन भी हो रहा है, आप डालेंगे नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2021, सारा उसका जो भी है आ जाएगा, तो फॉर्म भी आपको मिल सकता है आपके ही इलाके पे, या कि आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और वहाँ पे पार्टिसिपेट कीजिए, अपना ओपिनियन दीजिए। और हो सकता है कि आपका भी उस मतलब जो टॉप 3 हैं उनमें से एक आप भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी पार्टिसिपेट कीजिए, अच्छा है, आपको अपना ओपिनियन रखने का मौका मिलेगा कि गवर्नमेंट के द्वारा जो भी स्कीम्स लाई जा रही हैं उसको किस तरीके से, क्या सुझाव दे सकते हो आपको, और किस तरीके से उसको बढ़ावा देना चाहिए, कैसे वो हम बात करें तो वास्तविकता में ला सकते हैं, वो सारे सुझाव आप दे सकते हो कि जैविक कृषि को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जो भी आपके मन में हो कि और भी जो गवर्नमेंट ने की है इसमें और सुधार करना चाहिए, तो उनमें आप देख सकते हो, ठीक है। सो
आई होप कि आप लोग ट्राई ज़रूर करोगे। तो ज़रा इसमें देखिएगा और अपना ओपिनियन देने की कोशिश कीजिएगा। और यही एक लोकतांत्रिक देश है हमारा, ठीक है। यहाँ पे हम सबको मतलब अपने ओपिनियन रखने का अधिकार है, और प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, दी जा रही है। 2017 से ये लागू हुआ था, तो इसमें आप लोग भी भागीदार बन सकते हो और अपना ओपिनियन रख सकते हो, ठीक है। इसमें कोई नहीं है, और आपका ओपिनियन मानने लायक होगा तो वो मान्य जरूर होगा, और आप विनर भी हो सकते हैं। तो आप लोग इसको करिए। और उसके बाद आता है यहाँ पे मैंने बस ये जो नेशनल यूथ पार्लियामेंट समारोह है उसका एग्जाम्पल दिया है कि किस तरीके से हमें समान अधिकार मिलते हैं अपने विचार वगैरह रखने के लिए, ठीक है। और उसके बाद है कि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। आइए हम कुछ प्रचलित उदाहरणों पर गौर करें, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ भी जो प्रचलित उदाहरण है उन पे थोड़ा सा नज़र डालते हैं क्या कैसे हैं। इनमें पहला है शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहेंगे, क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं, और ऐसे बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है, और इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बनता है। लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में नवी कक्षा में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, और हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती जरूर है, पर यह संसद के अधीन कार्य करती है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखती है। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं, यानी कि कोई भी मनमानी करना चाहे तो नहीं कर सकता है, सीधे तौर पे ये कहा जा रहा है, ठीक है, कि एक दूसरे से अटैच होते हैं। और उसके बाद आता है सेकंड, और सेकंड में आता है कि सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है, जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो, और क्या हो कि फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार रहे। दिन उसके बाद क्या होता है कि पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार को अक्सर संघ या केंद्र सरकार कहते हैं, और प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर की सरकारों को हर जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। और उसके बाद है कि भारत में हम इन्हें राज्य सरकार कहते हैं। हर क्षेत्र, हर देश में बंटवारा ऐसे ही नहीं है, मतलब कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार आपको समझ में आ गया, और कई देशों में प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकारें नहीं है। लेकिन हमारी तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है, वहाँ के देश को हम क्या कहेंगे कि वहाँ के संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा, ठीक है। यानी कि इसमें क्या बताएगा कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह से होगा। और बेल्जियम में तो यह काम हुआ, पर श्रीलंका में नहीं हुआ। और राज्य सरकारों के से नीचे के स्तर की सरकारों के लिए भी ऐसे ही व्यवस्था हो सकती है, यानी कि जो राज्य सरकारें हैं उनके नीचे की स्तर की भी अभी सरकारें हैं, ठीक है। तो उनकी भी ऐसी व्यवस्थाएं हो सकती हैं। नगर पालिका और पंचायतें ऐसी ही इकाइयां, यानी कि एग्जाम्पल के लिए आप नगर पालिका लें, पंचायतें ये ऐसी इकाइयां हैं जो राज्य सरकार के नीचे हैं, ठीक है। और उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। हम अगले अध्याय में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर में इसमें बताया जा रहा है कि और भी अच्छे से समझेंगे। और उसके बाद क्या आता है, थर्ड पॉइंट है सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है, ठीक है। और ज़्यादातर बंटवारा कुछ इसी तरीके से होता है। देश का बंटवारा, सत्ता का बंटवारा, समाज का बंटवारा धर्म और भाषा के आधार पर ज़्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पे भी हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। वहाँ पे हमने देखा था कि अलग अलग लोगों के लिए तो बना था, ठीक है, लेकिन एक सामुदायिक जो सरकार बनी हुई थी कि सबका वहाँ पे आना जरूरी होता था, ठीक है। तो वहाँ का हम एक अच्छा एग्जाम्पल मान सकते हैं। और कुछ देशों के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए, ठीक है।
यानी कि विधायिका में भी और प्रशासन में भी क्या दी जाए, वो हिस्सेदारी दी जाए। और पिछले साल हमने अपने देश में प्रचलित आरक्षित चुनाव क्षेत्र वाली ऐसी ही व्यवस्था के बारे में पढ़ा था, और इस तरह की व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों को हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है, ताकि लोग खुद को शासन से अलग ना समझने लगे, और अल्पसंख्यक समुदायों को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। सामाजिक विविधताओं को शासन में क्या होता है कि इसमें बात की गई है भागीदारी देने के अलग अलग तरीके पर हम इकाई सेकंड में चर्चा करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद अब ये जो फोर्थ पॉइंट है, ये फोर्थ पॉइंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और भी अच्छे तरीके से समझेंगे। सो तब तक आप लोग अभी पढ़ते रहिए, एंजॉय कीजिए, और अपनी लाइफ में जो भी आप सोचे हैं वो जल्दी से अचीव कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है, दुनिया बहुत छोटी है। इसलिए करना चाहे तो बहुत बड़ी है, नहीं करना चाहे तो बहुत छोटी है, ये हमारे बिस्तर तक ही सिमट के रह जाती है। सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।